नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि वैक्सीन पॉलिसी पर केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। नागरिकों के हक छीने तो मूक दर्शक नहीं रह सकती अदालतें। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि सीबीएसई 12वीं की परीक्षा रद्द होने पर बोले अखिलेश यादव की भाजपा सरकार को झुकना ही पड़ा। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बाबा रामदेव के खिलाफ चलाया जाए देशद्रोह का केस बिहार की अदालत में दायर कर दी गई है याचिका। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी सरकार कोरोना को रोक पाने में फेल हो गई है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। नागरिकों के हक छीने तो मूक दर्शी रह सकती अदालतें। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार की वैक्सीनेशन पॉलिसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। 45 साल से अधिक आयु वाले लोगों को फ्री टीका लगाने और उससे कम वालों के लिए पेड वैक्सीन को लेकर शीर्ष अदालत ने कहा कि पहली नजर में ही यह चिढ़ाने वाला और मनमाना है। इसके साथ ही अदालत ने केंद्र सरकार से कहा कि वह रोड मैप पेश करे कि आखिर कैसे दिसंबर के अंत तक वह देश में सभी वयस्क लोगों को टीका लगाने की बात कर रही है। इससे पहले सरकार ने कोर्ट में कहा कि वह इस साल के अंत तक सभी लोगों के टीकाकरण के लिए काम करेगी। बता दें कि विपक्ष की आलोचना के जवाब में भी सरकार कई बार यह बात दोहरा चुकी है। वैक्सीनेशन की पॉलिसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 18 से 44 साल के लोग न सिर्फ संक्रमण का शिकार हो रहे हैं, बल्कि उसके चलते और भी कई हैं। लंबे समय तक उन्हें अस्पतालों में रहना पड़ रहा है और मौतें हो रही हैं। यही नहीं, सरकार की ओर से इस तर्क पर भी अदालत ने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की गई कि नीतियों को लागू करने से कोर्ट को दूर रहना चाहिए। इस पर शीर्ष अदालत ने कहा कि ऐसे वक्त में अदालत मूक दर्शक नहीं रह सकती जब नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो। कोर्ट ने कहा कि हमारे संविधान यह नहीं कहता कि जब नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो तो अदालतें मूक दर्शक बनी रहे। बेंच ने सरकार से कहा कि आखिर बजट में वैक्सीन के लिए तय किए गए 35,000 करोड़ रुपए अब तक कैसे खर्च हुए हैं और 18 से 44 साल वाले लोगों के लिए उसका क्या इस्तेमाल किया जा रहा है। कोर्ट ने सरकार से एफिडेविट दाखिल कर यह बताने को कहा कि उसने कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी की कब और कैसे खरीद की है। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से मंगलवार को कहा था कि आखिर युवाओं को कोरोना के इलाज में प्राथमिकता क्यों नहीं दी जा रही है। अदालत ने कहा था कि 80 साल की आयु तक पहुंच चुके लोग अपनी जिंदगी जी चुके हैं, ऐसे में उनकी बजाय युवाओं को तरजीह। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सीबीएसई 12वीं की परीक्षा रद्द होने पर अखिलेश बोले भाजपा सरकार को झुकना ही पड़ा। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीबीएसई की ही तरह अन्य शिक्षा परिषदों तथा राज्य बोर्ड की परीक्षाओं को भी रद्द करने की मांग की है। अखिलेश ने बुधवार को ट्वीट किया, परीक्षार्थियों अभिभावकों के दबाव के आगे असंवेदनशील भाजपा सरकार को आखिरकार झुकना ही पड़ा और सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा रद्द किए जाने का फैसला उन्हें लेना ही पड़ा। उन्होंने इसी ट्वीट में कहा, अब इसी आधार पर अन्य बोर्ड एवं राज्य बोर्ड की परीक्षाएं भी रद्द की जानी चाहिए। अखिलेश शुरू से ही यह मांग कर रहे हैं कि जब तक सभी परीक्षार्थियों को कोविड-19 का टीका नहीं लग जाता तब तक कोई परीक्षा आयोजित न कराई जाए। गौरतलब है कि मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई एक महत्वपूर्ण बैठक में सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही आईएससी बोर्ड की 12वीं की परीक्षा भी रद्द कर दी गई है। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों में परीक्षाओं के आयोजन को लेकर जो चिंता है उसे दूर किया जाना चाहिए। ऐसी तनावपूर्ण स्थिति में छात्रों को परीक्षा में बैठने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। सभी हितधारकों को छात्रों के प्रति संवेदनशीलता दिखाने की जरूरत है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बाबा रामदेव के खिलाफ चलाया जाए देशद्रोह का केस, बिहार की अदालत में दायर याचिका में मांग। जी हां दोस्तों, आधुनिक चिकित्सा पद्धति एलोपैथी पर दिए गए बयान को लेकर योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ बिहार की एक अदालत में याचिका दायर कर उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ज्ञान प्रकाश नामक व्यक्ति ने अपने वकील सुधीर कुमार ओझा के जरिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में रामदेव के खिलाफ याचिका दाखिल की। प्रकाश इससे पहले भी कई शीर्ष राजनेताओं, बॉलीवुड कलाकारों और विदेशी राष्ट्राध्यक्षों के खिलाफ याचिका दायर कर चुके हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शैलेंद्र राय की अदालत के समक्ष दायर याचिका में बाबा रामदेव के बयानों को धोखाधड़ी करार देते हुए उनके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के अलावा भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत देशद्रोह का मुकदमा चलाने की मांग की गई है। इस मामले की अगली सुनवाई 7 जून को होगी। गौरतलब है कि पतंजलि समूह के संस्थापक योग गुरु बाबा रामदेव ने हाल ही में एलोपैथिक चिकित्सा प्रणाली समेत कोविड रोधी टीके को लेकर कुछ विवादास्पद बयान दिए थे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बाबा रामदेव के खिलाफ विवादास्पद बयान को लेकर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग करते हुए मोर्चा खोला हुआ है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन समेत भारतीय जनता पार्टी के कई नेता रामदेव के बयान की निंदा कर चुके हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल और प्रियंका गांधी का केंद्र पर वार, टीकाकरण नीति को बताया ढुलमुल। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने फेसबुक पोस्ट में कहा, आज देश में प्रतिदिन औसतन 19 लाख लोगों को टीका लग पा रहा है। केंद्र सरकार की ढुलमुल टीका नीति ने टीकाकरण को अधर में लाकर छोड़ दिया है। उन्होंने दावा किया, भारत के लोगों ने आशा की थी कि सबके लिए मुफ्त टीका की नीति बनेगी,
लेकिन केंद्र सरकार ने दिया क्या? टीकाकरण केंद्रों पर ताले, एक देश में टीके के 3 दाम, अभी तक मात्र 3.4% आबादी का पूर्ण टीकाकरण, जिम्मेदारी त्याग कर भार राज्यों पर डालना, दिशाहीन टीका नीति। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने एक वीडियो जारी कहा, एक टीका ही है जो पूरी दुनिया को और भारत को कोविड से बचा सकता है, इसलिए हमारी मांग है कि देशवासियों को मुफ्त में टीका लगाया जाना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना से लोगों की मौत की जिम्मेवार है केंद्र सरकार, एनडीटीवी से बोले असदुद्दीन ओवैसी। जेएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि देश के कोरोना की दूसरी लहर से होने वाली मौतों के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। एनडीटीवी से बात करते हुए एआईएमआईएम प्रमुख ने कहा कि मैं एविडेंस की बुनियाद पर कह रहा हूं। जब तमाम डॉक्टरों और एक्सपर्ट्स ने कहा था कि दूसरी लहर आएगी तो इसके मुताबिक इंतजाम क्यों नहीं किया गया? पीएम ने इस सलाह को नहीं सुना और अपनी मर्जी से फैसले किए। उन्होंने कहा कि पीएम ने देश को वादा किया था कि कोरोना के खिलाफ रोड मैप तैयार है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने ही 8 अप्रैल को कहा कि हम कोरोना के खिलाफ जंग जीत चुके हैं। बीजेपी ने रेजोल्यूशन पास करके पीएम के नेतृत्व को सराहा। इस सब की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की है। पीएम ने कहा था कि हमने ऑस्ट्रेलिया से क्रिकेट के मैदान पर और कोरोना के खिलाफ जंग में जीत हासिल कर ली। ओवैसी ने कहा कि दूसरे देशों ने अपने लिए वैक्सीन का इंतजाम कर लिया, लेकिन हम समय पर नहीं चेते और दूसरे देशों को निर्यात करते रहे वैक्सीन। ऑक्सीजन के लिए भी जिम्मेदारी देश के पीएम और उनकी सरकार की है। ओवैसी ने कहा कि एआईएमआईएम प्रमुख ने कहा कि ऑक्सीजन की जिम्मेदारी भी प्रधानमंत्री पर है। ऑक्सीजन दिलाने के लिए हाईकोर्ट जाना पड़ा। पीएम की अक्षमता को मोदी भक्त सिस्टम पर डाल रहे हैं। ना आपने वैक्सीन ऑर्डर की, न एडवांस पेमेंट दिया। ओवैसी ने कहा कि आपने एडवांस पेमेंट मार्च में दिया। एक तरह से आपने दूसरी लहर को दावत दी है। 4.5 महीने में देश की आबादी के 3.2 लोगों की वैक्सीन के डोज मिले हैं। 16 करोड़ लोगों को एक डोज मिला है। ऐसे में अगर तीसरी लहर आ गई है तो क्या होगा? यही नहीं, वैक्सीन पर भी सरकार झूठ बोल रही है। ना ही वैक्सीन का ऑर्डर दिया और ना ही एडवांस। हालत यह है कि राज्य आज वैक्सीन की कमी का मुद्दा उठा रहे हैं। तीसरी लहर के लिए सरकार ने क्या तैयारी की है? फाइजर ने दिसंबर 2020 में इजाजत मांगी थी भारत में आने की, लेकिन आपने जून में दी। ये तरीका है। 200 करोड़ डोज की बात भी झूठी है। शवों के अंबार लग चुके हैं। दूसरी लहर में 4 से 5 लाख लोगों की मौत होने की बात सामने आ रही है। ओवैसी ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि वे कहते हैं कोरोना पर कामयाबी हासिल कर ली है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बढ़ती महंगाई पर प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर कसा तंज, कहा यही है मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव व उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर तीखा हमला बोला है। प्रियंका गांधी सोशल मीडिया साइट फेसबुक पर पोस्ट लिखते हुए कहा, अर्थव्यवस्था में आपदा और आपदा में अवसर, यही मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक है। इससे पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष व यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला था। कांग्रेस महासचिव व उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया साइट फेसबुक पर पोस्ट लिखते हुए कहा, विकास दर -7.3, बेरोजगारी दर 12%, दूसरी लहर 1 करोड़ नौकरियां खत्म, 2020 में 97% लोगों की आय घटी, पेट्रोल 100 रुपए, सरसों का तेल 200 रुपए, रसोई गैस 809 रुपए। अर्थव्यवस्था में आपदा और आपदा में अवसर, यही मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक है। इससे पहले यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने नरेंद्र मोदी सरकार पर तंज कसते हुए ट्विटर पर लिखा, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, दाल, सरसों, दूध और घी है, महंगाई ने कमर तोड़ दी, फिर भी कहे सब चंगासी। सुना है 30 दिनों में 16 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। लगता है सेंट्रल विस्टा के प्रधान निवास, कार्यालय, महाविमान व भाजपाई चुनाव खर्च का बोझ जनता के टैक्स के कंधों पर आ गया है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने सोमवार को 2020-21 की चौथी तिमाही के जीडीपी के आंकड़े जारी किए। सरकार द्वारा जारी आंकड़े के मुताबिक चौथी तिमाही के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था 1.6% की दर से बढ़ी। हालांकि पूरे वित्त वर्ष के दौरान जीडीपी में 7.3% की गिरावट देखने को मिली। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सरकार अपने खिलाफ एक शब्द बर्दाश्त नहीं कर रही, लेकिन किसान नेता राकेश टिकैत की मोदी सरकार को चेतावनी। जी हां दोस्तों, बीकेयू लीडर राकेश टिकैत लगातार सोशल मीडिया पर मोदी सरकार के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे हैं। ऐसे में एक और ट्वीट कर राकेश टिकैत ने मोदी सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि देश की सत्ता अपने खिलाफ एक शब्द को बर्दाश्त नहीं कर रही, लेकिन यही सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस लेगी और एमएसपी पर कानून भी बनाएगी। इससे पहले राकेश ने एक और पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने कहा था, महंगाई इतनी बढ़ी है, अगर किसी ने सरकार के खिलाफ आवाज उठा दी तो उसको सजा मिलेगी। राजा के खिलाफ बोलना मतलब सजा का हकदार है वो। राकेश ने आगे कहा था, यह आंदोलन फसल और नस्ल बचाने का है, इसके लिए हम हर लड़ाई लड़ेंगे। राकेश ने आगे कहा कि कृषि के तीनों काले कानूनी फांसी का फंदा साबित होंगे। किसानों के लिए जब तक कानून रद्द नहीं होते आंदोलन जारी रहेगा। राकेश टिकैत के इस पोस्ट पर लोगों के ढेरों रिएक्शन सामने आने लगे। इकबाल नाम के यूजर ने राकेश टिकैत के ट्वीट पर कमेंट कर लिखा, या तो हिटलर रहेगा या फिर किसान। किसान कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा, लेकिन यह तो सबको पता है कि हिटलर आज कहाँ है और आज उसको किस रूप में याद किया जा
जाता है, यह भी सब जानते हैं, धैर्य रखो। ह्यूमन नाम के यूजर ने कहा, आप भी अब धार्मिक क्रिया की तरह सुबह सुबह सरकार के खिलाफ केवल एक ट्वीट करके सो जाते हैं। सुरेंद्र नाम के शख्स ने पूछा, क्या ये सरकार हम किसानों की बात मानेगी? प्रशांत नाम के यूजर ने कहा, पता घंटे का नहीं, बातें न्यूक्लियर पावर की करनी है। एक यूजर ने लिखा, किसान से जिद्दी कोई नहीं होता, बंजर से बंजर जमीन में फसल लहराते हैं तो ये हमारी ही बनाई सरकार क्या चीज है। तो कोई बोला, जब तक बिल वापसी नहीं घर वापसी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी सरकार से राहुल गांधी के 3 सवाल, ब्लैक फंगस को लेकर किया जोरदार हमला। जानिए क्या है राहुल के सवाल। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी से पहले ही 2-4 हो रहे देश में ब्लैक फंगस ने तांडव मचा दिया है। हर दिन इसके मरीजों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है। ऐसे में एक बार फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया ट्विटर पर पोस्ट कर सरकार से 3 तीखे सवाल पूछे हैं। गौरतलब है कि ब्लैक फंगस से पूरा देश जूझ रहा है, हजारों लोग इसकी चपेट में आकर बीमार हो चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने फंगस के खिलाफ सरकार की तैयारियों को लेकर 3 सवाल पूछे हैं। राहुल गांधी से सवाल किया है कि एम्फोटेरेसिन बी दवाई की कमी के लिए क्या किया जा रहा है, मरीज को ये दवा दिलाने की क्या प्रक्रिया है, इलाज देने की बजाय मोदी सरकार जनता को औपचारिकताओं में क्यों फंसा रही है। राहुल गांधी लगातार उठा रहे हैं सवाल। गौरतलब है कि राहुल गांधी कोरोना और ब्लैक फंगस को लेकर लगातार सरकार पर निशाना साध रहे हैं। इससे पहले राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की जीरो वैक्सीन नीति पर कई सवाल उठाए थे। उन्होंने ट्विटर पर कहा था कि मोदी सरकार की जीरो वैक्सीन नीति भारत माता के सीने में खंजर का काम कर रही है। दुखद सच। यही नहीं, शनिवार को भी राहुल गांधी ने ट्वीट कर पीएम मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया था। राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि पीएम मोदी की झूठी छवि के लिए उनकी सरकार के किसी विभाग के मंत्री किसी भी विषय पर बोलने को मजबूर हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि कोरोना का टीकाकरण अगर सही रफ्तार से चलता रहा तो टीकाकरण में 3 साल से ज्यादा समय लग जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना पॉजिटिव शशि थरूर ने अस्पताल से जारी किया वीडियो, बोले देश में सभी को फ्री मिलनी चाहिए वैक्सीन। जी हां दोस्तों, कांग्रेस सांसद शशि थरूर का कोरोना का इलाज चल रहा है। इस दौरान उन्होंने बुधवार को अस्पताल से एक वीडियो पोस्ट किया है। इसके जरिए उन्होंने केंद्र पर हमला करते हुए कहा कि कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर कोई स्पष्ट नीति नहीं है। उन्होंने मोदी सरकार से सवाल किया कि दिसंबर तक सभी भारतीयों का टीकाकरण कैसे होगा। शशि थरूर ने आश्चर्य जताया कि कैसे सरकार दिसंबर के अंत तक पूरी आबादी को टीका लगाने की योजना बना रही है, जैसा कि केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने हाल ही में वादा किया था। वीडियो में शशि थरूर ने दिसंबर की वादा की गई समय सीमा के भीतर सभी भारतीयों के सार्वभौमिक टीकाकरण की अनुमति देने और मुफ्त में ऐसा करने के लिए सरकार की नीति में बड़े पैमाने पर बदलाव के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अभियान का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि यह अस्वीकार्य है कि यह सरकार राज्यों, निजी अस्पतालों और अन्य लोगों को अलग अलग कीमतों पर टीके खरीदने के लिए बोल रही है, वो भी तब जब केंद्र सरकार के पास टीके खरीदने की व्यवस्था है। प्रकाश जावड़ेकर ने हाल ही में बताया था कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिसंबर तक 216 करोड़ खुराक का उत्पादन करने का रोड मैप तैयार किया है और 108 करोड़ लोगों को कैसे टीका लगाया जाएगा। जावड़ेकर ने कांग्रेस और राहुल गांधी के इस दावे का भी खंडन किया कि पूरी आबादी को टीका लगाने की कवायद को पूरा करने में 3 साल लग सकते हैं। जनवरी में टीकाकरण अभियान शुरू करने के बाद भारत में अब तक लगभग 22 करोड़ खुराकें दी गई हैं। कोविन पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक कुल 4.36 करोड़ लोगों को पूरी तरह से टीका लगाया जा चुका है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सीबीएसई एग्जाम कैंसिल कराने की श्रेय की छिड़ गई जंग, कांग्रेस बोली प्रियंका गांधी ने सरकार को झुकाया। जी हां दोस्तों, सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा रद्द होने के बाद अब इसका श्रेय लेने की होड़ मच गई है। मंगलवार शाम पीएम मोदी के ऐलान के ठीक बाद कांग्रेस ने इसका क्रेडिट पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी को दिया। पार्टी के नेताओं और प्रवक्ताओं ने दावा किया कि कांग्रेस महासचिव का दबाव ही था जिसके कारण मोदी सरकार को झुकना पड़ा। ट्विटर पर इसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी समर्थकों में संग्राम छिड़ा हुआ है। बीजेपी नेता पलटवार करते हुए कांग्रेस नेताओं को छत्तीसगढ़ की याद दिला रहे हैं, जहां उनकी सरकार ने 12वीं की परीक्षाएं शुरू करवा दी है। कांग्रेसियों ने प्रियंका गांधी की तारीफों के पुल बांधने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस सोशल मीडिया के उपाध्यक्ष पंखुड़ी पाठक ने इसे ईमानदार कोशिश की ताकत करार दिया। पाठक ने लिखा कि प्रियंका गांधी के शिक्षा मंत्री को पत्र लिखने के बाद सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं रद्द कर दी गई। वह लगातार स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के संपर्क में रही है और उनकी चिंताओं को कई मौकों पर आवाज दी है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिव प्रणब झा लिखते हैं कि प्रियंका गांधी के यह मुद्दा उठाने पर लापरवाह सिस्टम जाग उठा। यूपी कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से भी प्रियंका को धन्यवाद दिया गया। बीजेपी के नेताओं ने भी कांग्रेसियों के दनादन ट्वीट करने पर ताने मारने में देर नहीं की। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सीबीएसई 12वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द, 14 लाख छात्रों को राहत। पीएम मोदी बोले बच्चों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता। जी हां दोस्तों, सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के लिए इंतजार कर रहे छात्रों का इंतजार अब खत्म हो गया है। 10वीं की तरह 12वीं की परीक्षा भी कैंसिल कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर मंगलवार को एक लंबी बैठक के बाद फैसला लिया। इस फैसले से करीब 14 लाख छात्रों को बड़ी राहत मिली है। वहीं बैठक के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि छात्रों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता
प्राथमिकता है। कोरोना के बीच बच्चों पर तनाव डालना ठीक नहीं है। पीएम ने कहा कि कोरोना काल के माहौल में बच्चों को तनाव देना उचित नहीं है। बच्चों की जान खतरे में नहीं डाल सकते हैं। 12वीं कक्षा के नतीजे समयबद्ध तरीके से एक अच्छी तरह से परिभाषित उद्देश्य मानदंड के तहत बनाए जाएंगे। कोरोना की दूसरी लहर के बाद देश भर के छात्र व अभिभावकों में तीसरी लहर के खतरे के बीच 12वीं के एग्जाम कराने को लेकर डर है। इसे लेकर सीबीएसई और शिक्षा मंत्रालय की ओर से आज ही सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षाओं की डेट घोषित की जानी थी, लेकिन शिक्षा मंत्री की अचानक तबियत बिगड़ने के बाद परीक्षाओं को लेकर असमंजस बढ़ गया था। इसके बाद पीएमओ की ओर से घोषणा की गई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बैठक के बाद परीक्षाओं पर फैसला करेंगे। अब प्रधानमंत्री ने इस पर ट्वीट के जरिए सारी आशंकाओं का समाधान कर दिया। बता दें कि 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के संबंध में किसी आधिकारिक घोषणा का इंतजार कर रहे छात्रों का इंतजार अब खत्म हो चुका है। 12वीं की परीक्षा कैंसिल कर दी गई है। इस बीच कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को पत्र लिखकर परीक्षा कैंसिल करने की मांग उठाई थी। सिर्फ प्रियंका गांधी ही नहीं बल्कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी एग्जाम कैंसिल करने की मांग उठाई थी। अरविंद केजरीवाल ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ये किम जोंग उन बन रहे हैं, राजा है क्या? पीएम मोदी पर बरसे राकेश टिकैत, कहा दूसरा कोई बोले तो शूट एट साइट। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता और किसान आंदोलन के अग्रणी नेता राकेश टिकैत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर बरसे हैं। उन्होंने कहा है कि देश की सत्ता अपने खिलाफ एक शब्द को बर्दाश्त नहीं कर रही और जो बोलता है उसे सजा मिलती है। टिकैत ने नरेंद्र मोदी की तुलना राजा से की है और कहा कि वो किम जोंग उन बन रहे हैं। साथ ही उन्होंने 6 महीने से अधिक समय से चल रहे किसान आंदोलन को लेकर कहा कि यही सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस लेगी, ये मुझसे कोई भी लिखित रूप में ले सकता है। नेशनल दस्तक नामक मीडिया संस्थान से बातचीत में राकेश टिकैत ने देश में बढ़ रही महंगाई को लेकर बातचीत की और इसी दौरान उन्होंने नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। टिकैत ने कहा हर थाने को यह टारगेट देती है सरकार की एक दिन में 150 से 150-200 चालान करो, जितना भी जनता की जेब में पैसा है उसे लूट लो, यही चल रहा है। ऑक्सीजन का सिलेंडर जिसकी 160 रुपए कीमत है कोविड में 20 से 25 हजार रुपए में बिका। राकेश टिकैत ने आगे कहा महंगाई इतनी बढ़ी है, अगर किसी ने सरकार के खिलाफ आवाज उठा दी तो उसको सजा मिलेगी। राजा के खिलाफ बोलना मतलब सजा का हकदार है। राजा है क्या? ये तो किम जोंग उन बन रहे हैं कि दूसरा कोई बोल ही नहीं सके। दूसरा अगर बोलेगा तो शूट एट साइट। तो हालात देश में ये हो गए हैं। किसान आंदोलन को लेकर राकेश टिकैत ने कहा किसान आंदोलन की जीत होगी, सरकार को यह बात माननी पड़ेगी। जब जब देश पर मुसीबत आई, जब जब सत्ता बेलगाम हुई दिल्ली की, देश की जनता ने उसका मुकाबला किया है और अब भी करेगी। यह वैचारिक क्रांति है और ऐसी क्रांति कभी मरती नहीं है। राकेश टिकैत अपने सोशल मीडिया अकाउंट से भी केंद्र सरकार पर निशाना साधते रहते हैं। हाल ही में उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा कि किसान आंदोलन के रास्ते में आने वाले हर मुश्किल से वो लड़ेंगे। अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से किए गए ट्वीट में टिकैत ने लिखा यह आंदोलन फसल और नस्ल बचाने का है, इसके लिए हम हर लड़ाई लड़ेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी की अंदरूनी राजनीति पर अखिलेश यादव का हमला, AK शर्मा को लेकर कसा तंज। जी हां दोस्तों, यूपी में पिछले कई दिनों से योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा चल रही है। मंगलवार को भी इसे लेकर बैठकों का दौर चलता रहा। IAS से MLC बने AK शर्मा को डिप्टी CM बनाने की सबसे ज्यादा चर्चा है। अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा की अंदरूनी राजनीति पर हमला बोला है। उन्होंने बिना AK शर्मा का नाम लिए तंज भी कसा। अखिलेश ने बंगाल के मुख्य सचिव को लेकर भी वार किया। अखिलेश ने मंगलवार को योगी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि नेतृत्व की आंतरिक खींचतान का असर राज्य के कामकाज पर पड़ रहा है। अखिलेश ने ट्वीट कर लिखा कि अजब है भाजपा की नीति, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर उनकी मर्जी के विरुद्ध दिल्ली से भेजा एक अधिकारी थोपना व पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री जी की मर्जी के विरुद्ध एक अधिकारी को पश्चिम बंगाल से दिल्ली बुलाना। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन से राज्य को खींचने के झूठे वादे करने वालों के बीच खींचातानी जारी है। अखिलेश ने कहा कि 4 वर्ष बाद भाजपा और सरकार में तालमेल बिठाने के लिए संगठन नेतृत्व को बैठक करनी पड़ रही है। इन बैठकों और संघ के परामर्श का एकमात्र उद्देश्य फिर सत्ता पर काबिज होना है। राज्य कोरोना के संकट से अभी उभरा भी नहीं कि भाजपा सत्ता के लिए बदहवास है। उन्होंने कहा कि जनहित के निर्णयों में देरी के साथ तमाम विकास योजनाएं भी ठप हैं। सरकारी मशीनरी कुंठित और निष्क्रिय भूमिका में है। इलाज, दवा, सभी की मारामारी से चारों तरफ हाहाकार मचा है। अपनी नाकामी छुपाने के लिए झूठी कहानियां गढ़ी जाने का दौर चल रहा है। भाजपा सरकार का यह कहना कि दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर का पुख्ता इंतजाम सरकार ने कर लिया है, जबकि दूसरी लहर के इंतजाम ही पूरे नहीं हो पाए हैं। ब्लैक फंगस के इलाज में तो अक्षम्य लापरवाही हो रही है। सरकार आवश्यक इंजेक्शन तक नहीं उपलब्ध करा पा रही है। मरीज तड़प तड़प कर जान दे रहे हैं। अब 1.5 साल बाद सरकार कोरोना संक्रमण की गहन पड़ताल की सूची है। अभी तक सब क्या करते
रहे। टीकाकरण के रक्षक कवच बताने वाली भाजपा सरकार ने दिवाली तक प्रदेश में सबको टीका देने का लक्ष्य तो तय कर लिया, पर अभी तक उसकी व्यवस्थाएं ही पूरी नहीं हो पा रही है। वैक्सीन के अभाव में कई टीकाकरण केंद्र बंद हो चुके हैं। अभी भी वैक्सीन की दर प्रवेश में 2% से कम ही रही है। 98% लोगों को दूसरी डोज नहीं लग सकी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ऑक्सीजन किल्लत पर बोले केजरीवाल, अगर हम अलग अलग राज्यों में बढ़ गए तो भारत नहीं बचेगा। जी हां दोस्तों, दिल्ली में ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार और हाई कोर्ट का शुक्रिया अदा किया है। दिल्ली सरकार के अनुमान के अनुसार यूटी को 700 टन प्रतिदिन ऑक्सीजन की आवश्यकता थी। केंद्र ने इससे पहले 378 टन तय किया था, लेकिन अब 480 टन तक बढ़ा दिया है। साथ ही केजरीवाल ने सभी राज्य सरकारों से कोरोना संकट से मिलकर लड़ने का अनुरोध किया है। सीएम केजरीवाल ने कहा, केंद्र सरकार ऑक्सीजन का कोटा तय करती है, दिल्ली में ऑक्सीजन नहीं बनती है, सारी ऑक्सीजन बाहर के राज्यों से आती है। ऑक्सीजन की कंपनियां जिन राज्यों में हैं, उनमें से कुछ राज्य सरकारों ने उन कंपनियों से दिल्ली के कोटे की ऑक्सीजन भेजनी रोक दी। राज्यों ने कहा कि दिल्ली का कोटा भी हम इस्तेमाल करेंगे, दिल्ली के ट्रक नहीं जाने दें। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।